नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्जाम प्लान 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक रखा गया है दोस्तों। और अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड है जो कि एग्जाम से 4 दिन पहले जारी किया जाता है दोस्तों। और इसका एग्जाम सिटी जारी कर दिया गया है दोस्तों, जो कि आप आरआरबी ग्रुप डी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका एग्जाम कौन सा सिटी में होने वाला है। तो दोस्तों, बात करें आज के क्लास की ओर, तो आज हम कराने जा रहे हैं फिजिक्स के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगी दोस्तों। और हो सके कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछ दिया जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, किया गया कार्य यानी कि W, कार्य को क्या से सूचित करते हैं दोस्तों? तो W से करते हैं। तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुने विस्थापन। बल को F से और विस्थापन को S से सूचित करते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, यानी कि W बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 गुने 4, कितना हो जाएगा? 25 गुने 4 यानी कि 100 जूल। आकार का ऐसा ही मात्रक होता है जो तो जूल, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 जूल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि एक कार 120 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी होगी। क्या दोस्तों कि कार की औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल बराबर होगा दोस्तों कि कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा दोस्तों? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कुल दूरी। क्या दोस्तों? कुल दूरी यानी कि S बटा T, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि कुल दूरी कितना है दोस्तों? 120 मीटर, और से कुल समय कितना है? 10, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 kg है और उस पर 24 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितना? 24 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि बल को F से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो क्या होता है दोस्तों कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो त्वरण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? बल बटा द्रव्यमान। तो बल कितना हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और जो कि द्रव्यमान दिया है 8, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है। क्या दोस्तों? कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों, बात करें द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान होता है जो कि मास होता है दोस्तों। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। तो मास होता है जो कि दोस्तों सभी जगह क्या होता है? समान होता है, सभी जगह समान रहता है दोस्तों। और बात करें वजन यानी वेट का बात करें दोस्तों, वेट का बात करें तो वेट होता है जो कि पृथ्वी का वेट चंद्रमा पर हो जाता है जाकर दोस्तों 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें कि अगर पृथ्वी पर इसका वजन यानी कि भार रहता 60 kg, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 10 kg होता है, यानी कि 60 गुने 1/6 दोस्तों। तो मास के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो मास सब जगह समान रहता है, यानी कि चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना रहेगा? तो 60 kg ही रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति 200 वाट का बल्ब 5 घंटे तक जलाता है, बल्ब द्वारा कुल कितनी ऊर्जा खर्च होगी दोस्तों? तो ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों शक्ति गुना समय। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय होता है दोस्तों। तो बात कर रहा है दोस्तों कि कितना वाट का बल्ब है, जो कि 200 वाट का बल्ब है दोस्तों, और कितना समय तक 5 घंटे तक जलाता है, तो इसका ऊर्जा कितना खर्च होगा। तो दोस्तों 200 गुने शक्ति गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? समय, यानी कि 5 घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 वाट घंटा हो जाएगा दोस्तों। तो 1000 वाट घंटा को किससे सूचित करते हैं? 1 किलो वाट घंटा। क्या दोस्तों? 1 किलो वाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 5 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 का दोस्तों कि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, यदि गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। क्या दोस्तों, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान बता हो जाए दोस्तों, यानी कि क्या दोस्तों, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि पृथ्वी पर वजन अब बटा गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों कितना है, पृथ्वी पर के वजन 98 न्यूटन है, अब वजन इस गुरुत्वाकर्षण कितना है 9.8। इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10 kg। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या दोस्तों, कि ध्वनि तरंगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे के बारे में बात करें दोस्तों, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसा है, यांत्रिक तरंग है दोस्तों। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है दोस्तों, और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम होना जरूरी है दोस्तों, यानी कि निर्वात में यह नहीं चल सकता है दोस्तों। अगर बात करें कि ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है दोस्तों, तो वो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक रहती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। तो कहता है कि ध्वनि निर्वात में चल सकती है, तो नहीं दोस्तों, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि प्रकाश से तेज चलती है, नहीं दोस्तों, ध्वनि प्रकाश से तेज नहीं चलती है। और ध्वनि की चाल हमेशा समान रहती है, नहीं, ध्वनि की चाल माध्यम के अनुसार बदलती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि एक लोहे के कील का सिरा नुकीला बनाया जाता है ताकि, क्या दोस्तों, कि एक लोहे के कील का सिरा नुकीला बनाया जाता है ताकि दाब अधिक हो जाए। क्या दोस्तों, दाब अधिक हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दाब के बारे में बात करें दोस्तों, तो दाब का होता है दोस्तों सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि किसी स्प्रिंग को खींचने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। क्या दोस्तों, कि किसी स्प्रिंग को खींचने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है दोस्तों। तो बात करें स्प्रिंग खींचने की ओर दोस्तों, तो स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर ऊर्जा संचित होती है। क्या दोस्तों, ऊर्जा संचित होती है दोस्तों। इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या दोस्तों, इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और छोड़ने पर यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किस में बदलती है दोस्तों, कि जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है दोस्तों, और खींचते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 का था दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो बात करें गतिज ऊर्जा के बारे में दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा जो कि होता है वेग के वर्ग के समानुपाती। क्या दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो होता है वो वेग के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों, यानी कि के बराबर समानुपाती भी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो जब वेग दुगुना होता है दोस्तों तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा जो कि 4 गुना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 2 गुना होता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों 4 गुना, यानी कि वर्ग के स्क्वायर में बढ़ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति 20 kg के बक्से को 50 न्यूटन के बल के धक्का से देता है। क्या दोस्तों, 50 न्यूटन के बल से धक्का देता है लेकिन बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। क्या दोस्तों, कि जब एक व्यक्ति 20 kg के बक्से को 50 न्यूटन के बल से धक्का देता है लेकिन बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलता है, इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों कार्य बराबर होता है दोस्तों क्या, यानी कि W बराबर होता है दोस्तों बल गुने विस्थापन, यानी F गुने S दोस्तों। क्या दोस्तों, अगर इस पे बल लगाया जा रहा है दोस्तों और विस्थापन नहीं हो रहा दोस्तों, तो यानी कि विस्थापन शून्य हो जा रहा है। क्या दोस्तों, शून्य हो जा रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, यानी कि बल में विस्थापन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर क्या कहता है। दोस्तों आज का क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इस क्लास का आप लोग को PDF चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, नेक्स्ट। तो देखिए कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और 5 सेकंड
लगता है क्या दोस्तों, और 5 सेकंड लगता है तो उसका त्वरण कितना होगा दोस्तों। क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का ये वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 सेकंड मीटर प्रति सेकंड हो जाता है दोस्तों, और 25 मीटर सेकंड होते होते 5 सेकंड लग जाता है दोस्तों। कितना लग जाता है, 5 सेकंड लग जाता है दोस्तों। तो उसका त्वरण क्या होगा दोस्तों, तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों, यानी कि ए बराबर होगा दोस्तों प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग v1 माइनस v2 बटा क्या हो जाता है दोस्तों, समय। क्या हो जाता है, बटा समय, यानी कि v ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, v1 माइनस v2 बटा टी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों कि 25 माइनस 15 बटा 10। क्या दोस्तों, 25 माइनस 15 बटा 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 बटा 5, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों कि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर जाते समय उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। क्या दोस्तों, कि ऊपर जाते समय उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों। तो ऊपर जाते समय वेग लगातार क्या होता है दोस्तों, कि कम होता है। जब वेग यानी कि स्पीड ऊपर जाता है दोस्तों, कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो स्पीड हमेशा क्या होता है, कम होते जाता है। उससे वेग कम होने से गतिज ऊर्जा भी कम होती है दोस्तों। क्या होती है, कम होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस पर विभवांतर कितना होगा दोस्तों। तो यह ओम से के नियम से संबंधित है दोस्तों, और ओम के नियम कहता है दोस्तों कि V बराबर आई आर। क्या दोस्तों, कि V बराबर आई आर। तो V नहीं दिया हुआ दोस्तों, V निकालना है, और R दिया हुआ है 10 ओम, और धारा कितना दिया हुआ है 2, यानी कि धारा 2 दिया हुआ है, और प्रतिरोध कितना दिया है 10, यानी कि 10 दूनी 20 वोल्ट विभवांतर होगा दोस्तों। कितना होगा 20 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो वो होती है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में होती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो होगी इस्पात। इस्पात है जो कि ठोस है दोस्तों, तो और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका संवेग कितना होगा। क्या दोस्तों, कि उसका संवेग यानी कि संवेग बराबर क्या है दोस्तों, P बराबर एम भी। क्या होता है दोस्तों, संवेग को P से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को m से और वेग को v से, यानी कि संवेग बराबर होता है दोस्तों एम भी द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी कि 5 गुने 4, यानी कि 20 kg मीटर प्रति सेकंड। क्या दोस्तों, 20 kg मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 196 न्यूटन है, यदि गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों। तो पीछे हम लोग बता चुके दोस्तों कि द्रव्यमान बराबर होता है दोस्तों वस्तु का वजन बटा गुरुत्वाकर्षण, वस्तु का वजन बटा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि 196 बटा 9.8। क्या दोस्तों, 196 बटा 9.8। अगर इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों। तो हम लोग अभी बता चुके दोस्तों कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है, यानी कि के ई बराबर होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है वर्ग के समानुपाती होता है। क्या दोस्तों, वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वर्ग यानी कि चाल दुगुना होती है दोस्तों, सॉरी वेग दुगुना होती है, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्तों कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। क्या दोस्तों, कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है दोस्तों। तो टंगस्टन के बारे में बात करें दोस्तों, तो टंगस्टन है जो कि बल्ब का फिलामेंट बहुत अधिक गर्म होता है दोस्तों। क्या दोस्त, कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बहुत ही अधिक गर्म होता है दोस्तों, और टंगस्टन है जो कि इसका गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसीलिए यह आसानी से नहीं पिघलता है। क्या, इसलिए यह आसानी से नहीं पिघलता है, इसी कारण इसका उपयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है। क्या दोस्तों, कि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या दोस्तों, बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। क्या दोस्तों,
तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? कि प्रतिबिंब के आकार यानी कि v बराबर होता है दोस्तों u। क्या होता है दोस्तों? v बराबर u होता है दोस्तों। अब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। क्या दोस्तों? प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है दोस्तों, जो कि दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्या दोस्तों? दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी होती है जो कि समान होती है दोस्तों। इसलिए जितना मीटर के वस्तु रहेगा दोस्तों उतना ही मीटर का उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो प्रश्न संख्या 21 का था दोस्तों कि एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चालक अचानक ब्रेक लगा देता है। क्या दोस्तों? कि चालक अचानक ब्रेक लगा देता है। यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या दोस्तों? इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों, कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। शरीर अपनी पूर्व अवस्था बनाए रखना चाहता है। क्या दोस्तों? शरीर वह जो कि जड़त्व को बनाए रखना चाहता है, यानी कि विराम को बनाए रखना चाहता है। बस रुक जाती है लेकिन शरीर आगे बढ़ना चाहता है। क्या दोस्तों? बस रुक जाती है लेकिन शरीर आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए यात्री के आगे की ओर झुक जाता है। क्या दोस्तों? इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो है दोस्तों जड़त्व के नियम से संबंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर धारा 4 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो चालक के कुल कितना आवेश प्रवाहित होता है? क्या दोस्तों? तो चालक से कुल कितना आवेश प्रवाहित होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि चालक से कुल कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो है दोस्तों कि आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों? तो धारा गुणे समय। क्या दोस्तों? आवेश को क्या से सूचित करते हैं दोस्तों? तो क्यू से। क्या दोस्तों? क्यू से। और क्यू बराबर होता है दोस्तों धारा गुणे समय। क्या दोस्तों? धारा गुणे समय, यानी आई गुणे टी। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4। 4 होता है जो कि मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि इसको कितना में बदल लेंगे सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 240। 240 बच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 कूलाम। कितना दोस्तों? 1200 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्तों कि जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी उच्चतम स्थिति पर कौन सा कथन सही है? क्या दोस्तों? तो उसकी उच्चतम स्थिति पर कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सबसे ऊपर पहुंचने पर। क्या दोस्तों? सबसे ऊपर पहुंचने पर क्षण भर के लिए वेग शून्य हो जाता है। क्या दोस्तों? वेग होता है जो कि क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है दोस्तों, लेकिन गुरुत्वाकर्षण है जो कि कार्य करते रहता है। क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण अपना कार्य करता है दोस्तों। त्वरण हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या दोस्तों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर रहता है दोस्तों, इसलिए केवल वेग ही शून्य होता है। क्या दोस्तों? इसलिए केवल वेग ही शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। तो प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्तों कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को अपना वजन कम क्यों महसूस होता है? क्या दोस्तों? कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को अपना वजन कम क्यों महसूस होता है दोस्तों? तो पानी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। क्या दोस्तों? पानी है जो कि वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या दोस्तों? उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों कि पानी जब वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है तो उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। इससे वस्तु का आभासी वजन कम हो जाता है। क्या दोस्तों? कि इससे वस्तु का आभासी वजन कम होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या दोस्तों? लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो द्रव्यमान कम हो जाता है, नहीं दोस्तों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाता है। जी हाँ दोस्तों, पानी है जो कि ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, नहीं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण समाप्त नहीं होता है। पानी वजन को नष्ट कर देता, नहीं दोस्तों, गलत है। पानी ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाता है, इसलिए शरीर का वजन कम महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। यह प्रश्न हम लोग पहले भी करा चुके हैं दोस्तों। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से दोस्तों जो कि है तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो प्रश्न संख्या 26 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर चाल कितनी होगी दोस्तों? तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो चाल को, तो उसमें 5/18 से कितना दोस्तों? 5/18 से गुना करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसमें 18/5 से मल्टीपल करते हैं दोस्तों, तो हमको
एक्सचेंज हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो हमको मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 1872 यानी कि 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दोस्तों चाल की स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। तो प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्तों कि बिजली गिरने के समय पेड़ के नीचे खड़ा होना क्यों खतरनाक माना जाता है। क्या दोस्तों कि बिजली गिरने के समय पेड़ के नीचे खड़ा होना क्यों खतरनाक माना जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो कहता है कि बिजली हमेशा कम प्रतिरोध वाला मार्ग चुनती है। क्या दोस्तों बिजली है जो कि हमेशा कम प्रतिरोध, क्या दोस्तों कम प्रतिरोध को ओम से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग ओम दर्शा दिए शॉर्ट में। और कहता है दोस्तों कि ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है और पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति भी चपेट में आ सकता है, इसलिए खुले स्थान में सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। क्या दोस्तों कि खुले स्थान में सुरक्षित जगह पर जाना, इसलिए पेड़ बिजली का अच्छा चालक होता है। क्या दोस्तों पेड़ है जो कि बिजली का अच्छा चालक हो जाता है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। तो प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 800 जूल है, क्या दोस्तों 800 जूल है, और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या दोस्तों कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 800 जूल है और उसका वेग आधा कर दिया जाए दोस्तों, तो आधा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि 1/2, और वेग होता है जो कि गतिज ऊर्जा होती है जो कि वेग के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों, इसलिए 1/4 आधा हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 800 का 1/4 हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि 200 हो जाएगा दोस्तों, 200 जूल जो कि हमारा नई गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। तो प्रश्न संख्या 29 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सीधे सौर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सीधे सौर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा। क्या दोस्तों प्रकाश ऊर्जा है जो कि सौर ऊर्जा को सीधे पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। देखते प्रश्न संख्या 30 को। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों किसी समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की दर्पण की दूरी 3 मीटर है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच के कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बता चुके हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब जो कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दर्पण से वस्तु आगे हो। तो दोस्तों व्यक्ति दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर होगा दोस्तों, कितना होगा 3 मीटर की दूरी पर होगा दोस्तों। तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 3 मीटर ही होगा। क्या दोस्तों प्रतिबिंब होगा जो कि दर्पण के पीछे 3 मीटर होगा, इसीलिए कुल दूरी हो जाएगा दोस्तों, तो कुल दूरी हो जाएगा दोनों के बीच तो 6 मीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। तो प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्तों कि एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। क्या दोस्तों एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन रहेगा सही होगा दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं उसके अनुसार द्रव्यमान समान रहेगा और वजन क्या हो जाता है तो कम हो जाता है, और कम कितना होगा दोस्तों तो 1/6 सीधा वजन कम हो जाता है। कितना हो जाता है कम 1/6, और द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। तो प्रश्न संख्या 32 कहता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है। क्या दोस्तों प्रतिरोध 20 ओम दिया हुआ है और उसमें 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का विभवांतर क्या है दोस्तों। तो विभवांतर बराबर होता है दोस्तों प्रतिरोध गुने धारा। क्या दोस्तों प्रतिरोध गुने धारा, यानी कि 20 गुने 5 0.5, तो 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं दोस्तों। 10 दूनी 20 यानी कि 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा दोस्तों तो 10 वोल्ट चालक पर विभवांतर, तो विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 वोल्ट। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33 का आता है दोस्तों कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। तो स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि दोस्तों बढ़ेगी। क्या दोस्तों बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। तो प्रश्न संख्या 34 कहता है दोस्तों कि बिजली के तारों में सामान्यतः तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या दोस्तों बिजली के तारों में सामान्यतः तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। तो तांबा होता है जो कि दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों, और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इससे ऊर्जा की हानि कम होती है दोस्तों, इसीलिए घरेलू वायरिंग में तांबे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। तो प्रश्न संख्या 35 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु की चाल
54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग अभी बता चुके दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हो दोस्तों, 18×54 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हो प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि किसी वस्तु का कुल बाह्य बल शून्य हो, ऐसी स्थिति में वस्तु क्या करेगी। क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या करेगी दोस्तों। तो वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी। क्या दोस्तों, अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न संख्या 37 कहता है दोस्तों कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दोस्तों कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी तरह से पिघलने के बाद जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो जल स्तर जो कि समान रहेगा दोस्तों। क्या दोस्तों, जल स्तर समान रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। तो प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 38 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। तो प्रश्न संख्या 39 कहता है दोस्तों कि किसी चालक में प्रतिरोध बढ़ने पर यदि विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दोस्तों, प्रतिरोध बढ़ने पर यदि विभवांतर समान रहे तो धारा घटेगी। क्या दोस्तों, धारा घट जाती है दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार होता है दोस्तों I बराबर V/R। क्या दोस्तों, I बराबर V/R, यानी कि विभवांतर स्थिर होने पर धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम हो जाएगी। क्या दोस्तों, इसीलिए प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम हो जाएगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि 39 का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो दोस्तों यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, यदि उसकी चाल बढ़ाकर 30 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों कि वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या दोस्तों, वेग के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों, इसलिए गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़कर कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 3 है जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका बढ़ रहा है। कितना दोस्तों, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ जा रहा है दोस्तों। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, तो हो जाएगी 9 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न RRB ग्रुप डी में बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।